दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राजनीतिक सिद्धांत अर्थात पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी पे हम बात करेंगे और पॉलिटिकल थियरी में हम पीवाईक्यू पे बात करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू पे। और ये होगा 2023 का सॉरी, कब का होगा? 2023। ठीक है, तो 2023 का जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक उन्हीं का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो बोल सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करता है। यह किसने कहा? किसने कहा? हाबहाउस ने, लॉस्की ने, ग्रीन ने या प्लेटो ने? तो ये कहा किसने? तो हाबहाउस ने। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। रेचेड ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी? रेचेड ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी? हर्बर्ट मार्क्यूज, हन्ना अरेंट, जॉन पॉल सार्त्र या फिर सेबाइन ने? एक बार सोचिए फिर जवाब दीजिए। ये इसका सही आंसर क्या है? किसने लिखा है रेजेड ऑफ द अर्थ? तो रेजेड ऑफ द अर्थ की भूमिका जो लिखा है वो लिखा है जॉन पॉल सार्त्र ने, अर्थात सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लेनिन द्वारा लिखी गई हैं? इसमें से 4 पुस्तकें दी गई हैं। इनमें से कौन सी लेनिन ने लिखी? पहला, व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, व्हाट इज हिस्ट्री, मार्क्सिज्म टुडे। इन चारों में से कौन कौन सी? 1 2 3, 1 2 4 या 3 4 या 1 और 2, अर्थात व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ये दो ही लिखी गई हैं लेनिन द्वारा, पहली और दूसरी। तो इसके अनुसार बाकी तीसरी और चौथी लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई हैं। अब हमें आप बताएंगे पढ़ करके कि ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं। बाकी पहला और दूसरा जो है, डी इज द राइट आंसर। पहला दूसरा जो है वह लेनिन ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। पहला, देखभाल का नीति शास्त्र, देखभाल का। तीसरा हो गया डी था। चौथा, ठीक है, पहला अभिकथन क्या कह रहा है? देखभाल का नीति शास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। ठीक है, ये तो सही है। व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्वधारणाओं और न्यायसंगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है। देखिए, देखभाल का नीति शास्त्र जो है ये नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी भी होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सामान्यतः अपनी जो पूर्ण धारणाएं हैं उनको न्यायसंगत ठहराने के लिए वो क्या करता है? वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसीलिए तो न्याय, यह जो नैतिक उपागम है वो न्याय का क्या होता है? विरोधाभासी। तो व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। 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 नेक्स्ट। ये भी कथन कारण वाला ही है। सभी के लिए न्याय को अवधारणा समानता से सुसंगत है। क्या सभी के लिए, क्या कहा है? सभी के लिए न्याय की अवधारणा, न्याय को यहाँ हो गया है, इसे न्याय की कर लेंगे। न्याय की होता है, न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। ठीक है, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप बताइए, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द पॉलिटिकल सिस्टम, द जर्मन आइडियोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। देखिए, ईयर तो मैं बता दूं, ईयर से कोई फायदा होगा नहीं। ये चारों पुस्तकों के जो लेखक हैं उनका नाम अगर आपको पता चल जाए, अगर उनका नाम पता होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप पे मैं छोड़ता हूँ। मैं तो क्रम बता दूंगा, लेकिन ये आप पे है
कि ये किसकी किसकी पुस्तक है, तब ईयर बाद में देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आई थी पुस्तक वो थी द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो है, पहले के अनुसार अगर हम निकालना चाहें तो ये और ये चला जाता है, सबसे पहले यही आई थी, ठीक है। फिर 2 और 4 या 2 पहले आई या 3, द पॉलिटिकल सिस्टम पहले आई या द जर्मन आइडियोलॉजी। तो जर्मन आइडियोलॉजी पहले आई थी, जर्मन आइडियोलॉजी पहले आई थी। तो इसका मतलब 1 के बाद 3 आएगा, तो किस में है, तो डी में है। तो पहले आया था द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, फिर द जर्मन आइडियोलॉजी आई, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, फिर लास्ट में द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस से भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार के रूप में कुछ से अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। जरा एक बार सोचिए और बताइए किसने कहा था। नेहरू जी ने कहा था, लाक ने कहा था, गांधी ने कहा था, या जॉन डुई ने कहा था। तो आपको बता दें यह बात बोलने वाले जॉन डुई थे, नेहरू नहीं, जॉन डुई थे, जॉन डुई थे। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था, यह तो हो गया, ठीक, यही हो गया, ठीक है। चलिए, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया था। आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध, यह सब सबसे पहले ये याद रखिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्द का उपयोग किस के लिए, किसके विमर्श में आया, तो बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में ये आया था। तो ये कहा था किसने, भिखु पारेख ने, विल किमेलिका ने, आकिन ने, बी बैरी ने। तो बिल किमेलिका, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। विल किमेलिका ने ये बात कही थी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रॉबर्ट नाजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत हैं, बताइए। जो रॉबर्ट नाजिक हैं वो राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से सहमत हैं। तो इसका क्या कारण था, देखिए। पहला, यह अंतर्भूत रूप से अनैतिक है, यह बल के प्रयोग पर एक अधिकार बनाए रखता है, यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। बताइए इसमें से सही क्या है, इसमें से सही क्या होगा, यह आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, तो जो इसका अभिप्रेरक है वह नागरिकों का कल्याण है। अतः द राइट आंसर इज द डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही हैं। पहला, पारिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है। दूसरा, पारिस्थितिकी शब्द को अर्नेस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। तीसरा, एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरणवाद एवं पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया। हरित विचारधारा विचार विमर्श 16वीं शताब्दी के विचार विमर्श है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर आप सीधी बात जान लें तो 16वीं शताब्दी में हरित विचारधारा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चौथा तो सीधा निकाल दीजिए। चौथा निकालने के बाद 2 अपने आप निकल जा रहे हैं हमारे, 2 सी और डी तो होने से रहा, सी और डी होने से रहा। तो फिर सी डी खत्म होता है तो बचता क्या है, ए। 3 तो पक्का है, 3 पक्का हो गया, क्योंकि तीनों में 3 तो 2 और 3 पक्का हो गया। पहली वाली की बात करते हैं, क्या पारिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है, ये बात सही है। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 सही हैं, 4 गलत, चौथा सिर्फ गलत है। निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास या कथन है कि सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचना सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है। लुई अल्थ्यूजर, ग्राम्सी, पोलंजास, माओ त्से-तुंग, इनमें से किनके हैं, चारों में से किन की यह विचार हैं, सोचिए। लुई अल्थ्यूजर, ग्राम्सी, पोलंजास और माओ त्से-तुंग। तो लुई अल्थ्यूजर को हटा दें, बाकी तीनों हैं। लुई अल्थ्यूजर को हटा दें तो तीनों के हैं, तो मतलब 2, 3 एंड 4 ये तीनों हैं। तो ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। देखिए कथन और कारण, देखिए हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में
रूपांतरित करता है। जी, बात तो सही है। जो दस्तावेज को स्मारकों में रूपांतरित करता है, ये बात तो सही है। दूसरा, ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। बात तो ये भी सही है। जो पुरातत्व विज्ञान है वह स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन या अंकन की ही तो खोज करता है, और जो स्मारकों में रूपांतरित होता है दस्तावेज, उसी को हमारे समय में इतिहास है। तो दोनों भी बातें सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब एज द राइट आंसर, एज द राइट आंसर। अगर कहीं आपको लगे कि गलत है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि गलत था, और आपने कहाँ किस आधार पर कहा, ये भी बता सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी तरफ से ए इज द राइट आंसर। कथन और कांट्स दोनों से है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। कथन 1, अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक। दूसरा, कथन 1 सही है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए गए हों। ये बात भी सत्य है। दोनों ही बातें सही हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो अधिकारों का सिद्धांत, तो तब तक तो होगा नहीं जब तक वो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार ही न दे। तो जब तक राज्य देगा ही नहीं तो फिर अधिकार का सिद्धांत कहाँ होगा। अधिकार जो होते हैं वो हमारे राज्य के विरुद्ध दावे ही तो हैं। तो इसका मतलब दोनों ही सत्य है। इसका मतलब दोनों ही सत्य है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, यह किसने लिखा। जब बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है, इसके लेखक हैं हन्ना आरेंट। तो हन्ना आरेंट किस में है, 2। तो इसका कहाँ चला जाएगा, इसका जाएगा 2 में, इसका जाएगा 2 में। ठीक है, चलिए। बीको एंड हर्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री आइडियाज। तो यह जो है, यह आइजिया बर्लिन का है। ये आइडियाज से याद रखिए, यह आइजिया बर्लिन का है। तो 2-1 पद मिल गया। फिर द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, जो द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग है, यह है माइकल ऑक्सफोर्ड का, 4 पे। ठीक है, 2-1-4। फिर 2 अभी तक क्या हुआ रहा है, 2-1-4। इसका मतलब द टिरेनी ऑफ मेरिट, ये किसका हो जाएगा, ये माइकल जे सैंडल का हो जाएगा। ठीक है, तो 2-1-4-3, 2-1-4-3। तो 2-1-4-3 बी में है। 2-1-4-3 जो है वह बी में है। किस में है, बी में। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। निम्नलिखित पुस्तकों के उनके प्रकाशन वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसमें से सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई थी। इसमें सबसे पहले जो आई थी वह थी द ह्यूमन कंडीशन। कौन सी आई थी सबसे पहले, द ह्यूमन कंडीशन। तो सबसे पहले 2, तो 2 सबसे पहले तो एक ही में है। अगर तुमको आपको यही याद होता तो ठीक से हो जाता। ठीक है, फिर ह्यूमन कंडीशंस इसमें से आई। फिर आई थी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर आई आफ्टर वर्चू, और लास्ट में आई इसमें से चारों में से स्पेयर ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले आई थी द ह्यूमन कंडीशन, फिर आई द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर आई आफ्टर वर्चू, फिर आई स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब जो है 16 से 20 तक जो है आपको गद्यांश को पढ़ाना है, फिर उत्तर देना है। अधिनायकवाद के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अधिनायकवाद को अत्यधिक संकेंद्रित और केंद्रीय शक्ति से चित्रित किया जाता है, जिसे राजनीतिक दमन और राजनीतिक चुनौतियों के बहिष्करण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इसमें शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों एवं जन संगठनों का उपयोग करते हुए जनता को लामबंद किया जाता है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा इस विश्वास के साथ की जाती है कि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी रूपात्मक भिन्नताओं के वर्णन के लिए अनेक प्रारूप विकसित किए गए हैं। दल, नेता या सैन्य शासन के आधार पर शासन व्यवस्थाएं प्रकृति में निरंकुश या अल्पतंत्री हो सकती हैं। अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव या दोनों का अभाव होता है। ये वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी नियंत्रण रखती हैं। सत्तावादी राज्य नामिक रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दलों, संसद और चुनाव के
को सम्मिलित कर सकते हैं ताकि कपटपूर्ण तथा अप्रतिस्पर्धात्मक तरीकों से चुनाव के माध्यम से तानाशाही को वैध ठहराया जा सके। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। एक बार आप फिर पढ़ लेंगे, हम आपको दिखला देते हैं दोबारा से, ध्यान से आराम से बैठ के पढ़ लेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लिया होगा। चलिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शासन की एक विशेषता नहीं है? आपने पढ़ा अधिनायकवाद की विशेषताएं, तो उसमें से जो है लोग, ये जो है नामिक रूप से लोकतांत्रिक संस्था होती है, नेतृत्व का अप्रतिस्पर्धात्मक तरीके से चुनाव, ये भी है, शासन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनता को लामबंद करना, ये भी है। लेकिन डी की बात कहीं भी आपको दिखी नहीं थी। डी की बात कहीं भी दिखी थी क्या? कि लोकतंत्र की मजबूती की बात ही नहीं आई थी, और उसके लिए जन संगठनों का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट, अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बोल रहा है। दूसरा, अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है। ये भी सत्य है, दोनों बातें सही हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता का क्यों आदेश देती हैं? ऐसा वो आदेश क्यों देती हैं? तो ऐसा वो लोकतांत्रिक आदेशों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल नहीं, नागरिकों की स्वतंत्रता के समर्थन के लिए बिल्कुल नहीं, संवैधानिक शासन के लिए बिल्कुल नहीं, राजनीतिक अस्त व्यवस्था को रोकथाम के लिए। एकदम सही। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे वो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डी, गलती से डी, इसका सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के माध्यम से अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध बनाती हैं? पहला, आवधिक निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से। क्या वे आवधिक निष्पक्ष चुनाव करवाती हैं? एकदम नहीं करवाती। राजनीतिक दलों में के प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव के माध्यम से ये भी नहीं होता है न्यायवाद में। कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये होता है। संभाव चुनौतियों हेतु अवसरों की रोकथाम के माध्यम से, ये भी सही है। तो इस हिसाब से सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 सही है, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रताओं की परिस्थिति क्या रहती है? उसी रूप में स्वतंत्र रहती है जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, या उनकी परिस्थिति अपरिवर्तित रहती है, या उनका अधिक आदर किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बात कही जा रही है, इसमें से क्या आपको कोई सही लग रहा है? क्या उसी रूप में स्वतंत्र रहती है जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में? एकदम नहीं। उनकी परिस्थिति अपरिवर्तित, जी नहीं, परिवर्तित होती रहती है। आदर, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का आदर आप क्या करेंगे? खुद अपने आप से पूछिए, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसमें से डी, और आपने अभी पढ़ा भी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो कि आपके लिए होमवर्क है, HW है, यह आपके लिए HW है। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। होमवर्क है, द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? J.S. मिल, थॉमस पेन, थॉमस हिल ग्रीन, जॉन लॉक। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा, द राइट्स ऑफ मैन। आपको ये बताना है, J.S. मिल ने लिखा, थॉमस पेन ने लिखा, थॉमस हिल ग्रीन ने लिखा, या जॉन लॉक ने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपडेट इसी चैनल पे मिलता रहेगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। जल्दी आपका टेलीग्राम चैनल जो बनाया जाएगा वो, या व्हाट्सएप चैनल जो भी बनेगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। धन्यवाद।